क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल करेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग को स्वागत करता हूँ। 13 अक्टूबर करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 9650347272 पे आप जो है हमें कॉन्टैक्ट करके 2023 के लिए जो फाउंडेशन ग्रुप है यूपीएससी और यूपीपीसीएस का, ठीक, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। 1 दिसंबर से ये इसका नया चालू किया जाएगा बैच, ठीक। उसमें सब कुछ होगा, टेस्ट सीरीज, स्टडी प्लान, एवरीथिंग। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं विस्तार से। देखिए, एक नई टेक्नोलॉजी है कैंसर को सही करने के लिए विद ग्रेट एक्यूरेसी, ठीक है, विद ग्रेट एक्यूरेसी। और कैंसर को ठीक करने के लिए क्या अभी क्या होता है, रेडियोथेरेपी होती है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं होती, तो काफ़ी और जगहों, शरीर की और जगहों के भी जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो साइबर नाइफ में साइबर वर्ड जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनेट के थ्रू ट्यूमर को या फिर कैंसर को सही कर देंगे। कई लोग के मन में ये धारणा आ रही, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। साइबर नाइफ जो है ये एक्चुअली रेडियोथेरेपी को और ज़्यादा एक्यूरेट बनाता है। लार्ज डोजेस जो है रेडिएशन की एक साथ दे सकता है एक्यूरेसी के साथ में, ठीक। तो इसकी वजह से जो है जो पेशेंट है कैंसर का, उसको कम विजिट हॉस्पिटल की करनी पड़ती है। तो ये कुल मिला के जो है आसान भाषा में साइबर नाइफ है। और मोदी जी ने अभी इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है अहमदाबाद में सिविल हॉस्पिटल असारवा में, ठीक। अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल असारवा में साइबर नाइफ को रखा गया। सब कुछ पूरा रोबोट के थ्रू होता है, ये पूरा फुली फर्स्ट एंड ओनली फुली रोबोटिक रेडियोथेरेपी है। ये चीज़ आप समझ लो, होगा उसी थ्रू। साइबर का मतलब ये नहीं कि इंटरनेट के जरिए ट्यूमर सही हो गया, ना ना, वो चीज़ नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये है, बाकी ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा हो सकता है पूरी बॉडी में, हर तरीके के जो आपके हैं, किडनी में ट्यूमर है, ब्रेन में है, हर जगह, ठीक। और पेशेंट जो है ये सर्जरी काफ़ी इनवेजिव है, ठीक। और सर्जरी और उसका जो है अल्टरनेटिव भी कह सकते हो आप इसे। इससे पेशेंट को रैपिड रिलीफ और पेन से जो है छुटकारा मिल जाता है। अगला टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस सेकंड, ठीक। तो फैक्ट समझ लेते हैं। 4 साल में एक बार होता है। इससे पहले कब हुआ था? 2018 में चाइना में हुआ था, ठीक। इस बार 2022 में कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है, हैदराबाद में हुआ है, ठीक है, हैदराबाद में हुआ है, ठीक। यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस है। जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन जो भी जगहों से संबंधित भूस्थानिक यानी कि लोकेशन है, इन सबसे जो संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है उसको जो है आपस में साझा करते, ठीक है। और इसकी जो थीम है, इस बार की थीम क्या है भैया? जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। एक तरीके से समझो कि वैश्वीकरण को और देखो बढ़ावा दिया जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन को। सबको समझ में आ रहा है ग्लोबल विलेज, जो वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं ना कि वर्ल्ड इज़ ए ग्लोबल विलेज, वो वाली देखो यहाँ पे भी चीज़ अभी चल रही है। इसमें जियो स्पेशल डेटा गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमी सबके साथ में शेयर किया जाता है आपस में। और जो है ये इसको कौन जो है कराता है भैया, चलाता है, इसको चलाता है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ठीक। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है भैया? बुलाता ये है, ऑर्गेनाइज करता है यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, ठीक। 4 साल में होता है, इससे पहले चाइना में हुआ था। इंडिया और नॉर्वे के बीच में ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा पे जो है ये ज्वाइंट मीटिंग हुई है, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है, 6ठी मीटिंग हुई है इंडिया और नॉर्वे के बीच में अभी हुई है, ठीक। तो इतना ध्यान रख लेना। और इसमें एमओयू भी, समझौता ज्ञापन भी दिया गया है, कॉपरेशन करेंगे उच्च शिक्षा में, जो कि 25 अप्रैल 2022 को हुआ था। हमने करंट अफेयर में इसको जो है कवर भी किया था, ठीक। समीक्षा की जाएगी, उस शिक्षा को बढ़ाना है, कॉपरेशन, स्किल डेवलपमेंट, वही सारी बातें हैं। इंडिया और सेंट्रल यूरोप, जो सेंट्रल पूरा यूरोप है, इसमें सेंट्रल यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया, इनसे हमारे काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। साथ ही साथ नॉर्डिक कंट्रीज़ जो हैं, जिसका मैंने आप लोगों को एक ट्रिक भी बताई थी, फाइंड्स नाम से, याद आ रहा है? फाइंड्स, जब मोदी जी गए हुए थे दौरे पे नॉर्डिक कंट्रीज़ के, फाइंड से जो है आपका क्या है, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। फाइंड्स नॉर्डिक कंट्रीज़ को याद करने का एक छोटी सी एक ट्रिक है, ठीक है। उन्होंने ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला कि हमारी सेंट्रल यूरोपियन कंट्री से बहुत अच्छे रिश्ते बन गए हैं। अगला टॉपिक है नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, ठीक। तो
सुशासन के लिए केंद्र जो है मसूरी में जो है ये बनाया गया था। आपका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस मसूरी में है। 2014 में नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस बनाया गया था। ठीक, गुड गवर्नेंस से संबंधित सारी बातचीत होती है इसमें। कौन गुड गवर्नेंस को कौन बढ़ावा देगा, कौन जो है गुड गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस में लाएगा? सिविल सर्वेंट्स। ठीक, तो अभी न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि 53वां कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम था फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन में फॉर सिविल सर्वेंट ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के जो सिविल सर्वेंट है फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम करते हैं उनकी क्षमता का जो है विकास करने के लिए 53वां अभी जो है यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया था, मसूरी में हो रहा था। हेड ऑफिस कहाँ पे है नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस का? न्यू दिल्ली में, बट रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो मसूरी में है। देखिए उन्हीं सब चीज़ों पे बात होगी। गुड गवर्नेंस, पॉलिसी रिफॉर्म, नीति सुधार करना, प्रशिक्षण देना, कैपेसिटी बिल्डिंग, थिंक टैंक की तरह काम करना। ठीक है, और इसमें सिविल सर्वेंट जो है कई सारे फॉरेन कंट्रीज से आते हैं पार्टनरशिप में। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ में पार्टनरशिप करके कैपेसिटी उनकी बिल्डिंग करी जाती। इसमें 15 कंट्रीज़ के जो है सिविल सर्वेंट आए थे जिनको ट्रेनिंग दी गई है। बांग्लादेश, केनिया, तंजानिया, तुनीशिया, सेचल्स, गाम्बिया में अभी कप सिरप वाला एक बड़ा बवाल हो गया, बच्चों की मौत हो गई थी। ठीक, वो कंपनी हरियाणा में है और उसको भी बंद कर दिया गया। खैर, गाम्बिया, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, लाओस, वियतनाम, भूटान, म्यांमार और कंबोडिया। ठीक, ये NCGC जो है नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, इससे पहले इसका नाम था NIAR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च, और 1995 में इसको सेटअप किया गया था लबासना में। उसके बाद फिर 2014 में इसका नाम चेंज करके नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस कर दिया गया। देखिए भारत की बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं जैसे भारत, तो उसकी जो है ग्रोथ रेट को कट किया जा रहा है। इसके कुछ कारण जो मुख्य हैं वो है कि ग्लोबल डिमांड जो है वो, ग्लोबल इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा गिर रही है। यहाँ पर IMF ने भी कुछ डेटा दिया है, बताता हूँ अभी। ठीक, RBI ने खुद जो डेटा प्रोजेक्शन निकाला था इस साल का उसको भी डाउनग्रेड किया है। इससे पहले आप वर्ल्ड बैंक ने डेटा निकाला था, उसने भी डाउनग्रेड किया था हमारी GDP को, मतलब इस साल जो आएगी एक्सपेक्टेड है। अभी IMF ने भी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी डाउनग्रेड कर दिया है। ठीक, जो फैक्ट्स, जो फिगर्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस डाउनग्रेड कर दिया तो समझ लीजिए। और भारत की जो गिरावट देखी गई है वो US के बाद सबसे ज़्यादा बड़ी जो अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे ज़्यादा कट किया गया है। 7.4 से अब घटाकर 6.8% कर दी गई है। फाइनेंशियल ईयर 23 यानी कि जो हमारा 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक वित्तीय वर्ष चलेगा, उसमें हमारे जो GDP के प्रोजेक्शंस हैं, एस्टिमेशन है, वो कम हो गया है। ठीक, वर्ल्ड बैंक ने भी ऐसे किया सब जगह। और मेन कारण क्या है भैया? ग्लोबल डिमांड, एक्सटर्नल डिमांड जो है कम है, हमारा वीकर आउटपुट भी सेकंड क्वार्टर का ज़्यादा अच्छा नहीं है इसके लिए। ठीक, तो ये चीज़ याद रख लेना। यहाँ पे कुछ IMF जो है कुछ अपनी इंडेक्स, कुछ रिपोर्ट, कुछ पब्लिकेशन करता है जो कि पूछता रहा है, UPSC पूछता रहा है। तो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कौन कौन से निकालता है? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालता है। ठीक, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, फिस्कल मॉनिटर, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये क्वेश्चन पूछा था डायरेक्टली UPSC ने। रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक भी ये निकालता है IMF, और मैनेजिंग डायरेक्टर्स ग्लोबल पॉलिसी एजेंडा। याद कर लेना, लिख लेना, ये वाले क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, फैक्ट बेस्ड हैं। तो अगर आपने पढ़े होंगे तभी कर पाओगे, रिवाइज किया होगा तभी याद कर पाओगे, रख पाओगे, और तभी क्वेश्चन इसको सही कर पाओगे। ठीक है, भारत में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए लोगों में जो उनका राइट टू इन्फॉर्मेशन है, सूचना का अधिकार है, उसको बढ़ाने के लिए जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था। लेकिन अभी हालत बहुत ही ख़राब है। एक रिपोर्ट निकाली गई है सतर्क नागरिक संगठन। अब मान लो RTI से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो इस रिपोर्ट को आप कोट करते हुए इनकी जो फाइंडिंग्स है उसको लिख सकते हो, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो सतर्क नागरिक संगठन ने बताया है कि RTI अपील और कंप्लेंट जो है वो उनका बैकलॉग बढ़ता ही जा रहा है हर साल। कमीशन जो है पूरे देश में अगर देखो तो एक तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, आयोग है, और हर स्टेट में इंफॉर्मेशन कमीशन है। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि देश में 26 इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक, 26 में 3,15,000 कंप्लेंट अपील जो है पेंडिंग है। ठीक, अब एक चीज़ आप ये भी समझ लो, मान लीजिए जो इंफॉर्मेशन कमीशन होता है ना, अपील भी आप इन्हीं के पास जाके कर सकते हो। तो मतलब जो काम में देरी कर रहा है वो अपील में जाने के लिए और ज़्यादा देरी होगी, उन्हीं के पास है, पेंडिंग है इतना ज़्यादा। और ये लगातार फिगर बढ़ता जा रहा है। 19 में जो है 2,18,000 थे, फिर 20 में ये बढ़ गया, फिर बढ़ते बढ़ते अभी 2022 का डेटा अगर आप देखोगे तो 26 आयोगों में, ठीक, 29 आयोगों में नहीं, 26 आयोगों में
ये बैकलॉग 3,15,000 के करीब पहुंच गया है। सबसे ज़्यादा किस राज्य में बैकलॉग है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे, कर्नाटका, फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन उसके पास भी तो जाती है, और फिर आखिरी उसके बाद जो है बिहार में है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है। 2 इंफॉर्मेशन कमीशन तो ऐसे हैं भाई साहब 29 में से जो कि डिफंक्ट हैं, काम ही नहीं कर रहे हैं। कौन कौन? झारखंड और त्रिपुरा। ठीक, पिछले 29 महीने और 15 महीने से झारखंड 29 महीने से भाई साहब काम नहीं कर रहा, 2.5 साल हो गया। ठीक, और आपका त्रिपुरा है ही नहीं, काम ही नहीं कर रहा है। बाकी जो काम कर रहे हैं उनमें से कुछ की दशा समझ लीजिए। मणिपुर, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, यहाँ तो उनके इंफॉर्मेशन कमीशन के चीफ ही नहीं है। ठीक, जो लीडर है वही नहीं है वहाँ पर। ठीक, 5% जो है ओवरऑल ऑफ ऑल द पोजिशन द कमीशन आर बीइंग ऑक्युपाइड बाय द वीमेन। वीमेन की जो एक वहाँ पर पोजीशन है ही नहीं, वीमेंस बहुत ही कम है, सिर्फ 5% है सभी पोजीशन पे। ठीक, और कई सारे इंफॉर्मेशन कमीशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को जोड़ते हुए वो अपनी जो उनकी कैपेसिटी है उससे कम वहाँ पे मेंबर्स काम कर रहे हैं। ठीक, तो ये भी एक कारण है कि बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी जी, उन्होंने एक ऑपरेशन मैनुअल, संचालन मैनुअल निकाला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संबंधित। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट किए हैं, कुछ इंक्लूजन किए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंतर्गत। जैसे कि यहाँ पर जो गर्ल्स हैं उनकी स्किलिंग को जोड़ा गया है। ठीक, कौन से तरीकों में? नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड ऑप्शंस में, यानी कि गैर पारंपरिक आजीविका के विकल्पों को भी जोड़ा जाएगा। उन क्षेत्रों में भी उस तरीके से भी बच्चों में, महिला जो लड़कियां हैं उनमें स्किलिंग कौशल का विकास किया जाएगा। ठीक, ये चीज़ जोड़ी गई है ऑपरेशन मैनुअल में। साथ ही साथ फोकस किया जाएगा अब कि जो गर्ल्स हैं उनका एनरोलमेंट हो सके, ठीक, सेकेंडरी एजुकेशन में, और वो भी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। ठीक, तो ये ज़रूरी है, लड़कियां भी इस क्षेत्रों में आगे आएंगी तो जो है वो हर जगह अपनी पहचान बना पाएंगी और अपना एक हिस्सेदारी जो है, अपना भागीदारी जो है सुनिश्चित कर पाएंगी। ठीक, समझौता ज्ञापन अभी हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, जो कि स्किलिंग जोड़ा गया तो ये हो गई, और साथ ही साथ माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, इन सब के बीच में समझौता ज्ञापन यानी MOU भी साइन। अब ये क्यों किया गया MOU? ये इसलिए किया गया कि कन्वर्जेंस हो सके जो काम ये लोग अलग अलग करते हैं वो उसमें कन्वर्जेंस हो सके, अभिसरण हो सके। ठीक, ताकि जो एडोलसेंट, जो युवा लड़कियां हैं वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर पाएँ, स्किल्स बढ़ा सकें। ठीक, और जो है वर्क फोर्स में घुस सकें कई प्रोफेशन में, जैसे कि आपका स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स में। ठीक, एक नेशनल कमेटी जिसको कि जो सचिव होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वो इसको हेड करेंगे, और ये एपेक्स कमेटी होगी जो भी कार्यान्वयन होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा इस स्कीम का, उसकी समीक्षा करेंगे स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लेवल पर। अगले भैया अभी कौन है हमारे 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? यू ललित जी। ठीक, 50th कौन होने वाले हैं जिनका CGI जो अभी उन्होंने नाम दिया है DY चंद्रचूड़ जी। ठीक, इनके पिताजी भी CGI थे। DY चंद्रचूड़ जी के पिताजी भी जो है CGI मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। ठीक है, तो ये चीज़ अभी ये 50वें बनेंगे और ये नाम अभी दे दिया गया है। ठीक है, और अभी जो यू ललित जी हैं खाली 8 नवंबर को जो है रिटायर हो जाएंगे। 74 दिन का इनका कार्यकाल था। 9 नवंबर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी हो जाएंगे, 2 साल तक रहेंगे, करीबन 2 साल तक, 11 नवंबर 2024 तक। चंद्रचूड़ जी पहले सुप्रीम कोर्ट में जज बने थे 13 मई 2016 में। उससे पहले आप देखो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं ये अक्टूबर 31 2013 से, और उसके पहले आप देखो तो बॉम्बे हाई कोर्ट में जज थे। 29 मार्च 2000 से। ठीक, काफ़ी अच्छे जजमेंट्स देते हैं, इनके जजमेंट बहुत अच्छे होते हैं। मुझे अगर मैं जैसे पढ़ता रहता हूँ इनके जजमेंट, तो पर्सनल तौर पे काफ़ी जो है बढ़िया देते हैं जजमेंट। अगला टॉपिक हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार मैं इसको समझा चुका हूँ, फिर से आज इसको समझाने की कोशिश करूँगा। कॉलेजियम सिस्टम। तो कॉलेजियम सिस्टम जो है आसान भाषा में समझें तो ये आपका जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक, उसकी रिकमेंडेशन करने के लिए जुडिशरी ने अपना एक सिस्टम बनाया है जिसको कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं। ठीक, और फिर ये नाम रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को,
और प्रेसिडेंट फिर उसके उस नाम पे मोहर लगाकर अपॉइंटमेंट कराते हैं फाइनली। हमारे संविधान में ये बोला गया है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे जजेस को, ठीक, जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनसे कंसल्टेशन करके। लेकिन इसमें जो नाम दिए जाएंगे वो जुडिशरी के द्वारा दिए जाएंगे, वो भी कोलेजियम सिस्टम के अंतर्गत। कोलेजियम सिस्टम का एज सच कोई भी पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा इसको नहीं बनाया गया, ना ही जो है संविधान में कोलेजियम सिस्टम का कहीं भी नाम है कि ऐसा कुछ होगा। ये कोलेजियम सिस्टम बना कैसे? ये कोलेजियम सिस्टम बना आपका 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, 3 जो है जजेस के बोला जाता है, उसके जरिए कोलेजियम सिस्टम बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खुद से, ठीक। तो अभी यहाँ पे देखिए 2 साल का टेन्योर होने वाला चंद्रचूड़ जी का, जैसे मैंने आपको बताया। और इसमें क्या है कि इनके पास 18 रिकमेंडेशन ये अपने 2 साल के कार्यकाल में करेंगे अलग अलग जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक है। और एक चीज़ में ये होने वाली है कि वैसे तो 5 मेंबर होते हैं CJI और प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, मिला के 5 लोग होते हैं, ठीक। लेकिन इस बार जो है 6 लोग होंगे। ऐसा 2007 में भी हुआ था, ठीक, अभी फिर से हो रहा है। ये क्या चीज़ है इसको समझेंगे पूरी डिटेल में। तो चलिए इसका ओरिजिन समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 जजेस केसेस हुए और जो पहला जजेस केस था वो ये है कि आपका 1982 में आया था। लेकिन चलिए उससे पहले ही समझ लेते हैं कि कोलेजियम सिस्टम रिकमेंडेशन किसके लिए करता है कि भैया किसका अपॉइंटमेंट करेगा, ठीक। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम सिस्टम है इसको CJI हेड करता है, उसमें 4 और सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक। तो ये CJI प्लस 4 जो सीनियर मोस्ट हैं ये मिलकर रिकमेंडेशन करते हैं गवर्नमेंट को अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, किसके लिए कि जो जजेस सुप्रीम कोर्ट के बनने वाले हैं, साथ ही साथ जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के बनने वाले हैं, साथ ही साथ हाई कोर्ट में के जजेस का जो ट्रांसफ़र होना है, ठीक। तो इन सब के लिए जो है CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जो जजेस होते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के, वो लोग मिलके बताते हैं, ठीक, कि भैया जज कौन बनेगा सुप्रीम कोर्ट का, इस पे रिकमेंडेशन देगा गवर्नमेंट को। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ आपको। दूसरा ये है कि चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट में बनना है, जैसे DY चंद्रचूड़ जी बनाए गए थे तो पहले हुआ होगा इलाहाबाद के, तो ये किया गया होगा। साथ ही साथ जो ट्रांसफ़र होना है, जैसे DY चंद्रचूड़ जी जो है पहले हाई कोर्ट जज थे आपके कहाँ पर, बॉम्बे में, फिर वहाँ से वो इलाहाबाद लाए गए, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बनाए गए। तो जो ट्रांसफ़र भी होता है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, वो भी CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस करते हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंस समझिए, CJI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं ये मिलकर ये बताते हैं कि हाई कोर्ट में जजेस कौन होगा, ठीक है। तो CJI 2 सीनियर मोस्ट जजेस मिलकर ये बता देंगे कि हाई कोर्ट में जज कौन बनेगा, ठीक। अब हाई कोर्ट में जो जज बन गए उनका ट्रांसफ़र होना है, किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना है, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ठीक, बनना है, ठीक, क्योंकि हाई कोर्ट में कई सारे लोग हैं, ठीक है। तो उनको जैसे जज बनाना है तो उसके लिए CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट लगेंगे। लेकिन अगर सिर्फ हाई कोर्ट का जज बनाना है तो सिर्फ 2 सीनियर मोस्ट लगेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको जो है क्वेश्चन में पूछा आ सकता है डायरेक्टली, ठीक। और रिकमेंडेशन करता है गवर्नमेंट को, जैसे मैंने बताया कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। लेकिन कोलिजियम सिस्टम का कहीं भी नाम नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आया कैसे, आप समझते हैं 3 केसेस से संबंधित। अब पहला केस आया 1982 में। अब जैसे मैंने आपको बताया कि संविधान में लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंटमेंट करेंगे कंसल्ट करके सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कंसल्ट करके, कंसल्टेशन करके, ठीक है। तो पहले जजेस केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कंसल्टेशन है जजेस का वो कंकरेंस नहीं है, ठीक। तो एक तरीके से जो एग्जीक्यूटिव जो सरकार है, जो कार्यकारिणी, उसको यहाँ पर थोड़ा सा अपर हैंड दे दिया जजेस के अपॉइंटमेंट पे, ठीक। हिंदी में समझ ले तो जो परामर्श कंसल्टेशन की बात हो रही है वो सहमति नहीं है। मतलब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो ये सिस्टम है उसने कुछ रिकमेंड भी किया, ठीक। तो ये नहीं है कि भैया वो जो सरकार है कार्यकारिणी वो उसको माने ही, हो सकता है उसको ना भी माने। तो यहाँ पर तो भैया झंडा ऊंचा हो गया किसका, जो है कार्यकारिणी सरकार का। लेकिन फिर आया केस नंबर सेकंड जजेस केस 1993 में। यहाँ पे क्या हुआ कि कोर्ट ने जो पहले कहा था कि झंडा जो है कार्यकारिणी का ऊंचा है, उसको जो है नीचे किया और अपना झंडा ऊंचा करने लगे सुप्रीम कोर्ट वाले।
उन्होंने कहा कि कंसल्टेशन जो है भैया वो कंकरेंस है, सहमति होनी चाहिए। कंसल्टेशन जो प्रेसिडेंट करेगा सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के, तो उससे वो कंसल्टेशन कंकरेंस होना चाहिए, मतलब जो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस सीजीआई के साथ में मिलके वो माना जाना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर ये हुआ कि जो एडवाइस करेंगे सीजीआई, क्योंकि सीजीआई एड करेगा ना कोलिजन सिस्टम को, तो वो ये बताएगा कि वो बाइंडिंग है, वो सरकार को मानना है। ठीक, और सीजीआई वुड हैव टू टेक इनटू अकाउंट द व्यूज ऑफ द 2 ऑफ हिज सीनियर मोस्ट जजेस। यहाँ पर लेकिन सिर्फ 2 सीनियर मोस्ट जजेस की बात करी गई थी, जो मैंने सिचुएशन अभी बताई वो बात की है। ठीक, यहाँ पे 2 की बात हुई। फिर थर्ड केस जजेस केस आया आपका 1998 में, 5 साल बाद। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि कोर्ट ने बोला कि जो ओपिनियन है सीजीआई का इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वो सर्वोच्च है, वो प्राइमेसी है। सीजीआई जो बोलेगा वो अपॉइंटमेंट में उसकी बात मानी जानी चाहिए। तो अभी सिचुएशन ये है कि एक बार मान लीजिए रिकमेंडेशन करता है सीजीआई, जो कॉलेजियन सिस्टम को हेड करता है, वो रिकमेंडेशन करता है, किसी कारणवश ठीक सरकार जो है उसको वापस कर देती है, कहती है कि भैया इसको आप जो है रिकंसिडर करिए। रिकंसिडर करने के लिए फिर से ये आ गया भैया ये जो फाइल है सीजीआई के पास, और सीजीआई फिर से अगर रिकमेंडेशन करता है सरकार को, एग्जीक्यूटिव को, तो फिर उस केस में मानना पड़ेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट को वही अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा जो सेकंड टाइम आफ्टर रिकंसिडरेशन भेजा गया। तो ये भी प्रेजेंट की बात है। ठीक, तो थर्ड जजेस केस में ये बोला गया कि चीफ जस्टिस जो है अपने 4 लोगों से, 2 लोग से बढ़ाकर 4 लोग जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट, उनके साथ में कंसल्ट करेंगे और वो फिर जो बताएगा सीजीआई वो मानना पड़ेगा सरकार को। ठीक, तो ओपिनियन अब यहाँ पर जो सीनियर मोस्ट जजेस है, अब पहले ये था कि सीजीआई की अकेले चलती, लेकिन यहाँ पर अब ओपिनियन जो ऑल ऑफ द मेंबर कोलिजियम शुड बी इन राइटिंग होना चाहिए। जो ओपिनियन दिया जाएगा जितने भी सीनियर मोस्ट जजेस है सबके द्वारा, वो राइटिंग में दिया जाएगा। और किसी भी 2, मान लीजिए यहाँ पे 4 + 1 5 लोग हो गए, लेकिन 2 सीनियर मोस्ट 2 कोई भी जज हैं, वो ये कह देते हैं कि ये इसका नाम पे, मान लीजिए ए के नाम पे बोल देते हैं, असहमति जाहिर कर देते हैं, तो फिर वो जो है आगे सीजीआई रिकमेंडेशन उस नाम को नहीं करेगा। ये बात समझ में आ गई। ठीक, ये पूरा सिस्टम जो है मिलकर कॉलेजियन सिस्टम बनाता है। एक एक चीज़ मैंने इसको ढंग से बताई है। अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो 5 मिनट पीछे रिवर्स करके फिर से एक बार सुन लीजिएगा। अब यहाँ पर जो ऊपर मैंने बताया कि सीजीआई + 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक, ये मिलके 5 होते हैं, लेकिन इस बार 6 लोग कैसे आ रहे हैं ये समझते हैं। तो अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझिए, 4 जो है सीनियर मोस्ट जजेस की बात यहाँ पे करी गई है, 4 सीनियर मोस्ट जजेस की बात करी गई, लेकिन जो चौथे नंबर पे सीनियर मोस्ट जजेस की जो एक मतलब जो एक पोटेंशियल, एक जो ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी के हिसाब से जो एक बंदा आना चाहिए जो कि आगे जाकर सीजीआई बन सकता है, ये सब 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, तो लाइन में है सीजीआई बनने के, तो वो पोटेंशियल जो मेंबर है सीजीआई बनने के लायक, वो अभी मई 2023 में एंटर करेंगे। लेकिन चंद्रचूड़ जी तो भाई साहब अभी आ जाएंगे 9 नवंबर को 2022 को। तो इस केस में क्या है कि हम एक छठा मेंबर भी रखेंगे, ठीक, जो कि जस्टिस खन्ना होंगे, और वो 9 नवंबर से ही आ जाएंगे। ऐसा पहले भी हुआ है 2007 में, ठीक, और अभी फिर से हो रहा है ये। तो ये चीज़ पर इतना ध्यान रखिएगा और ज़्यादा इसमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजराइल और लेबनान का एग्रीमेंट। लेबनान, ठीक, और इजराइल, तो इजराइल और इसके इधर जो है अगर आप देखोगे तो ये मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी का ईस्ट पार्ट है, और ये लेबनान और इजराइल के वेस्ट में पड़ता है। तो अभी देखो इनके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं लैंड पे, ठीक है, और उसी प्रकार से मैरीटाइम यानी समुद्र में भी बॉर्डर डिस्प्यूट रहे हैं लेबनान और इजराइल के बीच में। अभी यूएसए ने बीच में जो है कुछ बैठकर बीच बचाव करते हुए एक एग्रीमेंट करा दिया है इजराइल और लेबनान के बीच में कि भाई साहब जो समुद्री जो एक सीमाएं हैं उन पे एग्रीमेंट हो गया है कि भैया ये तुम्हारा एरिया, ये मेरा एरिया, ठीक। लैंड वाले पे अभी भी कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो वैसे ही है जैसे था, लेकिन जो समुद्र में जो बॉर्डर डिस्प्यूट था वो एक तरीके से कुछ हद तक इस एग्रीमेंट के बाद, जो कि यूएस ने बीच बचाव करते हुए, बीच में मतलब मध्यस्थता करते हुए एक डिसीजन पे पहुंचे कि समुद्र वाले जो सीमाएं हैं वो दोनों लोग ने मान लिए कि हाँ भैया इसके तो इधर लेबनान है, इसके इधर इजराइल है, ठीक। और इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि ऑफशोर यहाँ पर ये ईस्ट जो मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे कई सारे गैस के प्रोडक्शन किए जा सकते हैं, ऑफशोर गैस के प्रोडक्शन किए जा सकते हैं।
तो अब लेबनान को पता है कि हाँ यहाँ पे एरिया हमारा, यहाँ पे हम अपना गैस का प्रोडक्शन जिस प्रकार से अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से हम कर सकते हैं, इजराइल अपना जो उनकी बताई गई है जगह समुद्र में वो वहाँ पे अपना कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा इसमें होने वाला है। कुछ फील्ड हैं गैस फील्ड, कारिश फील्ड, वो आपका इजराइल के पास चला जाएगा। काना ये आपका लेबनान के पास चला जाएगा। ये लोकेशंस याद रखिए, करंट अफेयर में है, पूछ ही आ सकते हैं कि कारिश फील्ड, काना ये कहाँ पर हैं। ये गैस फील्ड्स हैं, ये मेडिटेरियन सी में है। कारिश इजराइल के पास गया है और काना आपका लेबनान के पास। ठीक है, तो ये मतलब बॉर्डर डिस्प्यूट जो था मेरी टाइम पे वो मतलब ख़त्म हो गया एक तरीके से, लेकिन लैंड बॉर्डर अभी भी हैं और डिस्प्यूट वैसे ही है जैसा था। लेकिन दोनों लोग ये सोच कह रहे हैं कि हम सीज़ फायर बनाए रखेंगे, डोंट वरी। ठीक, तो जो बॉर्डर है उसको ब्लू लाइन बोला जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें। चलिए अब MCQs देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट। ये जो MCQ की PDF है ये भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग साइबर नाइफ। तो इट इज़ यूज टू ट्रीट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, साइबर नाइफ सिस्टम इज अ नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट फॉर कैंसेरियस एंड नॉन कैंसेरियस ट्यूमर्स एंड अदर कंडीशन वेयर रेडिएशन थेरेपी इज इंडिकेटेड। तो क्या स्टेटमेंट दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, क्या है बताइए। देखिए इसमें मैंने जैसे बताया था आपको कि किसी स्पेसिफिक पार्ट नहीं है, थ्रू आउट द बॉडी इसको सही कर सकता है ये साइबर नाइफ वाली जो टेक्निक है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है और सही पूछा गया तो टू ओनली यानी कि बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वॉज इनिशिएटेड विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग ए लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द मेरिटोरियस इंडियन गर्ल्स फ्रॉम ग्रेड्स 9 to 12। ठीक, परस्यू स्टेम इन देयर हायर एजुकेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भैया यहाँ पर ये क्वेश्चन है। ये मैंने अभी जो करंट अफेयर बताया उसमें नहीं बताया, ये एडेड इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो स्कीम है उसका नाम है विज्ञान ज्योति। विज्ञान ज्योति, जो लड़कियां, जो मेरिटोरियस लड़कियां हैं और 9 से 12वीं क्लास के बीच में वो स्टेम के उसमें अगर जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में उच्च शिक्षा पाना चाहती हैं, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जाएगी विज्ञान ज्योति स्कीम के अंतर्गत, ताकि वो लोग अपना जो है अपनी कैपेसिटी को इन्हेंस करके इस पे आगे उच्च शिक्षा स्टेम में परस्यू कर पाए। ठीक, नेक्स्ट है, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के संबंध में सही उत्तर चुने। तो NCGG की उत्पत्ति राष्ट्रीय प्रशासनिक अनुसंधान संस्थान से हुई है, NIAR, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, इट हैज़ इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग टू सिविल सर्वेंट्स ऑफ बगदाद ओनली, सॉरी बांग्लादेश ओनली। नहीं 15 कंट्रीज का मैंने नाम भी बताया था। पहला सही, दूसरा गलत, सही पूछा गया तो वन ओनली ए आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि चूज द इनकरेक्ट आंसर रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस। तो इट इज कंडक्टेड एवरी 5 ईयर, नो 4 ईयर्स। इसके अलावा जो थीम है इस बार का वो है आपका जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट है पहला स्टेटमेंट, तो पहला ही सिर्फ हम करेंगे, ए ओनली आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स ग्लोबल पॉलिसी एजेंडा रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय कौन, बताइए। IMF, अभी मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था, ये IMF करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक हो गया, ठीक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हो गई, ठीक, आपका ये जो है फिस्कल करके एक बताया था आपको, ठीक है, और ये ग्लोबल पॉलिसी एजेंडा रिपोर्ट, ये सब IMF पब्लिश करता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन ये हो गए। अपना मैपिंग वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, फिर उसको देखेंगे हम लोग मैप पे भी जाके, ताकि आपको याद रहे और मैपिंग की इंपॉर्टेंस भी पता चले। बैकाल झील के संबंध में सही उत्तर चुने। तो बैकाल झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी यानी फ्रेश वाटर की झील है मात्रा के अनुसार। तो क्या सही है, बिल्कुल सही है। ठीक, यूनेस्को डिक्लेयर्ड इट आ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो क्या ये भी सही है, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, सही पूछा गया है। तो यहाँ पर सी आंसर बोथ 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 हो जाएगा। बैकाल लेक का चलिए यहाँ पे हम मैप से देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है। ठीक, तो लेक बैकाल ये आपका रशिया रहा, ठीक है, और ये रहा आपका बैकाल लेक। बैकाल लेक ये है दुनिया की सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की यानी फ्रेश वाटर लेक है ये लेक। ठीक है, चलिए आज कल का क्वेश्चन के एनालिसिस करते हैं, जनरल मेंस आंसर राइटिंग का, और आज का क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं।
देखिए, ये पूछा गया था इसमें क्वेश्चन में सोशल इश्यूज से संबंधित क्वेश्चन था, जीएस पेपर 1 12 अक्टूबर का, क्वेश्चन नंबर 84 कि हाल के दिनों में मानसिक स्वास्थ्य का महत्व क्यों बढ़ रहा है, विचार विमर्श करिए। ठीक, तो मेंटल हेल्थ से संबंधित पूछा गया था क्वेश्चन, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस क्यों बढ़ रही है, इधर इधर क्यों ज़्यादा लोग जो है ध्यान दे रहे हैं, जागरूकता बढ़ाई जा रही है। ठीक, तो इसके ये क्वेश्चन था, इसको डिस्कस करना था। तो आपको पहले बताना पड़ेगा इसमें मेंटल हेल्थ क्या मतलब है। ठीक, इससे ठीक, तो मेंटल मतलब ये है कि किसी को मानसिक जो है बीमारी है, कोई मानसिक रोग हो गया है, किसी प्रकार का भी हो सकता है, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ठीक है, या फिर कोई भी और जो है जैसे कि भूलने की बीमारी हो जाती है। ठीक, किसी की बात को जो है ध्यान से बात जो है चीत ना कर पाना, या फिर कुछ उल्टी दी हरकतें, मतलब ऐसा करना कि मतलब आपका ब्रेन जो है सही से वर्क नहीं कर रहा है, ये दिखे, जिसको लोग जो है क्या समझते हैं। अब डिस्कशन पे आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे कि अब इसके जो है मेंटल हेल्थ की वजह से सिग्निफिकेंस क्यों आ रहा है। ठीक, रिसेंट टाइम में तो इसकी वजह से कई सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं, कई सारे लोग जो है अपना पूरा घर बार, पूरा जो है खुद और पूरी फैमिली, सोसाइटी को परेशानी हो रही है। ठीक है, दूसरी फैमिली प्रॉब्लम्स हो रही हैं इसमें। ठीक, तीसरी चीज़ है ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, महत्वाकांक्षा, सब कुछ जो टेक्नोलॉजी है ना, वो इतनी तेज़ी से सब कुछ जो है रियल टाइम में करा रही है कि लोग एस्पिरेशन हर कुछ चीज़ जो है शॉर्टकट में चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि 15 दिन का जो है मैं पढ़कर जो है कुछ जो है हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक, तो उससे वो क्या होता है भैया, वो नहीं हो सकता उस प्रकार से। फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हो, एंजाइटी में चले जाते हो, आप फेलियर महसूस करते हो, हर चीज़ में नेगेटिविटी आ जाती है। ठीक, अब ये सब आने की वजह से होता क्या, डिस्कशन का ही पार्ट है दूसरा। अब इससे होता क्या, इसका इम्पैक्ट क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये बताया आपने। ठीक, क्या हो रहा है, फिर क्यों हो रहा है, फिर उसके बताओ इम्पैक्ट। पहले आपने बताया मेंटल हेल्थ क्या है, फिर इसकी सिग्निफिकेंस जो है क्यों बढ़ रही है वो बताया दूसरा पार्ट, फिर तीसरा है क्यों हो रहा है और इसके इम्पैक्ट क्या है। तो अब इम्पैक्ट में आप ये लिखोगे, मतलब इसके इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं कि भैया सोसाइटी में स्टिग्मा है, भेदभाव है, लोग जो है पागल कहते हैं उनको, या कहते हैं अरे यार ये तो बेकार है, इसकी इफेक्टिविटी कम हो रही है। ठीक, और इसकी वजह से पूरी अर्थव्यवस्था भी हमारी जो है इससे ख़राब हो रही है। ठीक है, पहले तो फैमिली की जो इकोनॉमिक स्थिति, सोशल स्थिति ख़राब होती है, फिर धीरे धीरे पॉलिटिकली, सांस्कृतिक तरीके से, और फिर ओवरऑल पूरी जो इकोनॉमी है इस कंट्री की वो भी ख़राब होती है। तो इसलिए जो है ये मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको कि हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उसको सॉल्व करें। फिर इसके लिए मेंटल हेल्थ डे बनाया जा रहे हैं, जागरूकता बढ़ाई जा रही है। ठीक, कई सारे जो है हेल्पलाइन खोली जा रही हैं। ठीक, बच्चे जो है एग्ज़ाम में काफ़ी डर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तो उसके लिए जो है बात करी जा रही है। लोगों के एस्पिरेशंस, इस मतलब वहाँ पर एस्पिरेशन को ये है कि उनको समझाया जा रहा है कि भैया पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, हर चीज़ करने की एक लगन भी होनी चाहिए, लेकिन पेशेंस भी होनी चाहिए। अगर सूरज डूबने के बाद सुबह उसको उगना है तो वो आधी रात में नहीं उगेगा। तो कुछ चीज़ों में जहाँ पर जो एक स्वाभाविक चीज़ है कि जो टाइम लगने वाला उतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा। ठीक, एकदम ऐसा नहीं होगा कि अभी ये हो गया फिर तुरंत ही आप दूसरी जगह बढ़ गए, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो वो सब जब आप करोगे तब पूरा देश भी हमारा उन्नति कर पाएगा। मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और बड़े बड़े लोग, इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो, विराट कोहली, बताओ विराट कोहली कौन नहीं जानता। विराट कोहली का भी ये पीछे स्टेटमेंट आया था कि इन ए रूम फुल ऑफ दोज पीपल हु लव्स मी अलॉट आई हैव फेल्ट अलोन। ठीक, तो मतलब ऐसे बड़े बड़े लोग जो है अपने आप को डिप्रेशन में पा रहे हैं। ठीक, तो ये लोग खुल के आ रहे हैं, तो इससे भी लोगों सोसाइटी में स्टिग्मा जो है वो भी कम हो रहा है। ठीक, आपका दो एक वो है रॉक, आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे आप तो हॉलीवुड में पिक्चर में आते हैं, पहले WWE में आते थे, उन्होंने बताया कि मैं डिप्रेशन में हूँ। ठीक, दीपिका पादुकोण ने बताया कि मैं डिप्रेशन में हूँ। तो इन लोग के बोलने से ये अच्छा है कि सोसाइटी में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, कि ये नहीं कि हम ही परेशान हैं। लोग जो है बताते भी नहीं, खुद ही अंदर करते रहते, तो कई सारे हेल्थ इंप्लीकेशन की वजह से उनकी जान भी चली जाती। तो इसलिए अच्छा है कि लोग आगे खुल के अपना, बड़े बड़े लोग भी बता रहे हैं। तो एक चीज़ भी सामने आ रही है कि मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है, और कोरोना ने भी पीछे इसको बहुत ज़्यादा, कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स में देखा गया है कि कोविड जो लोग सही भी हो गए वो लोग अभी भी मेंटल हेल्थ से पीड़ित हैं। ठीक,
तो ओवरऑल क्या है, उनकी एफिशिएंसी, इफेक्टिविटी वो सब कम हो जाती है, दक्षता, गुणवत्ता, वो सारी चीज़ें, तो उसको बढ़ाने की कोशिश हमें करनी चाहिए मेंटल हेल्थ को सही करके। ठीक, तो ये पूरा चीज़ आपको लिखना था, लेकिन अब इसमें मेन पॉइंट, पहले स्ट्रक्चरिंग इस टाइप की बना लो चाहो तो रफ में, और फिर उसके बाद मेन पॉइंट लिखो, क्योंकि सिर्फ 10 मार्क्स का ही है। और अगर भाई 250 शब्द का भी है ना, तब भी इतनी ही चीज़ लिखो, बहुत ज़्यादा शब्द लिखने से कुछ नहीं होने वाला, रेलेवेंट लिखोगे तभी नंबर आपको मिलेंगे। चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। 85th क्या है। आज 13 अक्टूबर है और जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित हमारा जो आज का क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे से मैंने इसको आज जो है समझाया भी है, पहले ही समझाया, आज भी समझा रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज कॉलेजियम सिस्टम, एक्सप्लेन अबाउट इट्स ओरिजिन एंड सिग्निफिकेंस इन कंटेम्परेरी इंडिया। ठीक, कॉलेजियम सिस्टम क्या है, समकालीन भारत में इसकी उत्पत्ति और महत्व के बारे में बताएं। ठीक, तो ये एक्सप्लेन करना है, 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, 150 शब्द की लिमिट है। यूपीएससी, यूपीपीसीएस सभी मेंस के आंसर राइटिंग के लिए, मतलब इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग पेड ग्रुप में वो इसको जरूर लिखें, मैं एवेल्यूशन खुद उनका करता हूँ। जो लोग नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं पेड ग्रुप, वो खुद से इसको प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों में जो है इसको रिव्यू भी कराएं। ठीक है, चलिए आज का मोटिवेशनल कोड देख लेते हैं। मोटिवेशनल कोड देखने से पहले मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि ऑफिशियल स्टार्ट भैया 1 दिसंबर से हो जाएगा 2023 वाला जो पेड ग्रुप है यूपीएससी, यूपीपीसीएस के लिए। इसमें रोज स्टडी प्लान मिलता है, स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, बिल्कुल रेलेवेंट टू द पॉइंट। ठीक, ग्रंथ नहीं देते हैं हम लोग यहाँ पर। आपका रोज मेंस आंसर राइटिंग कराई जाती है, एमसीक्यूज कराए जाते हैं, लाइव डाउट डिस्कशन होता है, ये सारी चीज़ें रोज होती हैं। और फीस बहुत ही कम है, सिर्फ 5.5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अगर आप देखोगे, सिर्फ 5.5 रुपये। ठीक, तो 1 दिसंबर से इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे ऑफिशियल स्टार्ट। लेकिन आप अभी भी ज्वाइन अभी भी कर सकते हो, जो चीज़ें दी जा रही हैं वो अभी से चालू कर देंगे। हाँ, लेकिन स्टडी प्लान आपको 1 दिसंबर से ही मिलेगा, जो ये बात है। ठीक, अगर आप ये वाला नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ मेंस आंसर राइटिंग और ऐसे राइटिंग करना चाहते हैं, वैल्यूएशन मैं खुद से करूँगा, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे अभी आप उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, करंट अफेयर प्लस डाउट डिस्कशन का भी पेड ग्रुप है और सिर्फ डाउट डिस्कशन का भी पेड ग्रुप है, उसका भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेमेंट की डिटेल्स हैं, कोई भी फिर भी डाउट है आपको तो 9650347272 पे आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब सुनिए आज का मोटिवेशनल कोड, जो कि बहुत टू द पॉइंट है। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है, बहुत प्रैक्टिकल बात, जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक तो चलो, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लग जाएगा। तो होता क्या है, हम ये देखते हैं, हम यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा एम है। ठीक, मान लीजिए किसी को जो है एवरेस्ट चढ़ना है, तो वो जब यहाँ पे खड़ा है तो यहाँ की जो क्या एक ही दिन में कर लेगा क्या? ठीक नहीं, तो उसको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तभी सीढ़ियाँ अभी देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे होती हैं, ऐसे ऐसे होती हैं, ऐसे ऐसे। ठीक, तो आपको बढ़ना है तो आपको जो है स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। तो जहाँ तक ये दिख रही है चोटी, यहाँ तक चलो। ये तो नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक, यहाँ जाओगे तो ये दिखेगा, यहाँ पहुँचोगे तो ये दिखेगा, ये दिखेगा, और फिर फाइनली आप यहाँ पर पहुँच पाओगे। लेकिन अगर आपने यहाँ से आपको ये चीज़ दिख नहीं रही और आपने चले ही नहीं, तो भाई साहब कैसे पहुँचोगे? ठीक, तो चलिए इसी प्रकार से अगर आप लोगों को पसंद आता है कुछ अच्छा कंटेंट जो एक प्रैक्टिकल तरीके से आसान भाषा में जो मैं आपको समझाता हूँ, तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, मोटिवेशन है मेरे लिए। ठीक, शेयर करिए, कमेंट करिए आंसर्स को, और आगे इसको मतलब बढ़ाइए। जितने ज़्यादा लोग इसको देखेंगे उतना अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ कंटेंट जो है बढ़िया जा रहा है। जो मेहनत है वो आप लोग जो है में नहीं दिख रही है कि आप इसको बढ़ाएं, लोगों के पास शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालो इसे। ठीक, इसके वीडियो को लिंक को डालो, करो, मतलब इतना तो आप कर ही सकते हो जितनी मेहनत मैं करता हूँ। ये मतलब इसमें आपको करंट अफेयर मिल रहा है, ठीक है, 10 टॉपिक मिल रहे हैं, प्रीलिम्स मेंस दोनों के हिसाब से मिल रहे हैं, फिर एमसीक्यूज दिए जा रहे हैं, फिर उसके बाद आपको उसके संबंधित मेंस आंसर राइटिंग के वो भी दिया रहा है, मोटिवेशन भी करा रहा हूँ। सारी चीज़ें तो हैं यार, फिर आप क्यों नहीं थोड़ा बहुत उसका 10% भी अगर आप कर दोगे तो काफ़ी मोटिवेशन मुझे मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।